Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of geography and lesson number 4 natural vegetation and wildlife. This is part 2 of this lesson. इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. आज इस लेसन के कुछ जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो आज हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज तुंद्रा. ठीक है, तुंद्रा वेजिटेशन जो है, तुंद्रा एक वनस्पति है. ठीक है, उसके बारे में हम पहले इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स इज द तुंद्रा वेजिटेशन बेल्ट वेयर द विंटर्स आर लॉन्ग एंड बिटरली कोल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल वेजिटेशन इज कन्फाइंड टू अ वेरी शॉर्ट कूल समर. जो तुंद्रा वेजिटेशन है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक के सर्कल में वो हमें देखने को मिलती है ज्यादातर, क्योंकि उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, विंटर्स चाहिए, मतलब ठंडी चाहिए और बहुत ही कड़ाके की ठंडी चाहिए. ऐसे सीजन में या ऐसे क्लाइमेट में वो ग्रो होती है. ठीक है, तो इसमें और वो उसको मतलब बहुत ही शॉर्ट ऐसा कूल समर, मतलब ऐसे मतलब समर में भी उसको कूलनेस ही चाहिए. इसलिए वो उधर के एरिया में आर्कटिक और अंटार्कटिक में ज़्यादातर मतलब हर 12 भी महीने वहाँ पे क्या रहता है, कूल ही रहता है, ठंडा ही रहता है. इसलिए वो उधर के एरिया में ज़्यादातर हमें ये वनस्पति देखने को मिलती है. Forest growth is impossible and other than a few dwarf willows in sheltered hollows and valleys, only mosses and lichens grow. और वैसे वहाँ के जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट जो ग्रोथ होती है वो वहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ की जो मतलब जैसे वहाँ का जो कोल्डनेस होते है उसमें पूरा बर्फ ही गिरता रहता है, एनी टाइम स्नो ही गिरता रहता है. तो वो क्या करते हैं, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे जो होते हैं उस पर पूरा बर्फ गिरता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पेड़ ज़्यादा उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो छोटा ही रहता है. इसलिए वहाँ के जो जंगल्स है वो ज़्यादातर ग्रो नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट एज द प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बीवरस हियर. वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फूड जो प्रोवाइड किया जाता है वो हर्बीवरस जो फूड है वहाँ पे ज़्यादातर, मतलब जैसे हर्ब्स वगैरह जो छोटे छोटे जो बुशेस वगैरह होते हैं उनके थ्रू वो मिलता है. देयर आर ऑल्सो बेरी फ्रूट बुशेस लाइक क्रैनबेरी एंड सम आर्कटिक फ्लावर्स प्लांट एट द ब्लूम इन समर. और वहाँ पे बेरी फ्रूट्स के बुशेस ग्रो होते हैं, और जैसे क्रैनबेरी होता है, क्रैनबेरी का फ्रूट वहाँ पे मिलता है. ठीक है, और आर्कटिक फ्लावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो समर में ग्रो होते हैं. Reindeer, polar bears, musk oxen, Arctic hares and foxes, lemmings, penguins, walruses and seals are all adapted to the bitter cold here. और वो वहाँ पे बहुत ही कड़ाके की ठंडी में कौन से एनिमल वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रेनडियर हो गया, पोलर बियर हो गया, मस्क ऑस्केन है, आर्कटिक हेयर्स है, फॉक्सेस है, लेमिंग्स है, पेंगुइन्स है, वॉलरसेस है और सील्स. ऐसे एनिमल ही वहाँ पे ऐसे कंडीशन में जो एनिमल्स रह सकते हैं वही उधर हमें देखने को मिलते हैं. ऑल हैव थिक कोट्स ऑफ फर टू कीप वार्म. उनके बॉडी पे बहुत ही से फर होते हैं, मतलब बाल होते हैं जो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो उनको गर्मी होती है, हीट मिलती है उनको उनके बालों से, इसलिए वो वैसे कंडीशन में वहाँ पे रह सकते हैं. Ducks, geese, snow buntings and other birds are even some animals such as reindeer migrate to warmer regions in winter. और जैसे डक्स वगैरह हो गए, गीज हो गया, स्नो बंटिंग जो एनिमल है वो, और कुछ ऐसे अदर बर्ड्स भी हैं जैसे रेनडियर हो गए, माइग्रेट हो गए. तो ऐसे प्रदेश में ठंडी में वो लोग, वो जो एनिमल्स या बर्ड्स है वो वहाँ पे रह सकते हैं. द वाइल्ड लाइफ इन द आइस बाउंड अंटार्कटिक रीजन इज कन्फाइंड टू द कोस्ट ओनली. जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की वो आइस बाउंड अंटार्कटिक प्रदेश में ही आता है जैसे, और वो अंटार्कटिक एरिया में ही सिर्फ आता है. ठीक है, अब हम देखते हैं माउंटेन वेजिटेशन. ऑल माउंटेन रीजन शो अल्टीट्यूडनली चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एज वन क्लाइम्स अप. द डिसिडियस फॉरेस्ट गिव वे टू मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड देन टू कॉनिफियरस फॉरेस्ट. वहाँ की जितने भी माउंटेन्स है, जो भी पहाड़ है, पहाड़ों का जो प्रदेश है वो वहाँ उसमें क्लाइमेट चेंज होता रहता है, इसलिए वहाँ की जो वनस्पति है वो
सभी तरीके की वनस्पति वहाँ पे ग्रो होती है। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पति जो जब क्लाइमेट चेंज होता है उस क्लाइमेट में जो वनस्पति वहाँ पे ग्रो होती है वो भी होती है, वो उसमें कैसे क्लाइमेट चेंज होता जाता है इसलिए वनस्पति भी वहाँ पे उसके टाइप्स भी वो चेंज होते जाते हैं। तो उसमें हर एक टाइप्स के फॉरेस्ट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे डिसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट भी होता है और कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी होता है। Above 3000 meter only alpine grasses, mosses and lichens grow and above 5000 meter which is snow line nothing grows। मतलब 3000 ऐसे मीटर के ऊपर अल्पाइन ग्रासेस का जो मतलब हाइट है वो बढ़ती है और मॉसेस भी बढ़ते हैं और लिचेंस भी उतने मीटर में 3000 मीटर में ग्रो होती है। और 5000 मीटर तक जो है मतलब वो ग्रो हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे स्नो गिरती रहती है, तो स्नो लाइन उसके ऊपर में होती है इसलिए उसकी हाइट जो है वो 3000 मीटर तक की बढ़ती है। Animals to change with the altitude. Mountain animals have to withstand very cold weather. The snow leopard, chamois, ibex, yak, mouflon and mountain goat have thick coats of hair and are sure-footed. The snowy owl can also be spotted at high altitudes. उस माउंटेन एरिया में हमें ये एनिमल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत ही कोल्ड वेदर में रह सकते हैं, जैसे लिपर्ड हो गया, स्नो लिपर्ड और चैमोइस, आइबेक्स, याक, माफोन और माउंटेन गोट। ठीक है, उनके भी बॉडी पे थिक ऐसे कोट्स हेयर होते हैं। ठीक है, इसलिए वो ऐसे एरिया में रह सकते हैं। स्नोवी आउल भी होता है जो उस कोल्डेस्ट एरिया में वो रह सकता है। In India, mountains still have the best forest cover. In the lower foothills, teak and sal predominate. अपने इंडिया में जो माउंटेन्स है उसके वहाँ पे फॉरेस्ट जो मतलब अपने इंडिया के जो भी माउंटेन्स है वो पूरे फॉरेस्ट से कवर है। ये माउंटेन के ऊपर पूरे पेड़ पौधे ही हमें दिखते हैं, पूरा जंगल ही उस पे रहता है। और उसके नीचे जो है वो फुट हिल्स होते हैं जहाँ पे टीक या फिर साल के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। Higher slopes are covered with walnut, chestnut, maple, elm, poplar and birch forest। और जो माउंटेन्स के पूरे अराउंड में हमें वॉलनट, चेस्टनट, मैपल, इल्म और पॉपुलर के जंगल देखने को मिलते हैं। ये सारे पेड़ पौधे हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एज टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, सेदार एंड सिल्वर फर अपीयर। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो पेड़ों की हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, और उसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जैसे पाइन का ट्री हो गया, पाइन ट्री, सेदार ट्री, सिल्वर फर, ये सारे ट्रीज की हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। बियॉन्ड 4000 मीटर ओनली ग्रासेस एंड श्रब्स कैन बी फाउंड। और जो ग्रासेस या फिर जो छोटे मोटे जो बुशेस होते हैं उनकी हाइट सिर्फ 4000 मीटर तक ही बढ़ती है। नीड फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट। अब हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ बायोस्फीयर। दे मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इनटू फूड एनर्जी फॉर द एनिमल किंगडम। जंगल जो है वो अपने अर्थ का सबसे इसेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अपने बायोस्फीयर को बनाए रखने के लिए। बायोस्फीयर जो है वो उसका और अर्थ से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लांट्स जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू? सन से वो एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और अपने अंदर फूड बनाते हैं, है ना, फूड की एनर्जी वो लेते हैं और वो किसको देते हैं? फिर एनिमल्स को देते हैं, क्योंकि एनिमल जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, है ना। जो जितने भी एनिमल हैं जो प्लांट्स जैसे वनस्पति खाते हैं ना, पत्ते खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर, सारी चीज़ें, तो उनका पेट, एनिमल्स का पेट कौन भरते हैं? ट्रीज, प्लांट्स भरते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ को उनका खाना वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। Each biome has its own particular spices as you have seen. They also help in reducing air pollution, keep down the level of greenhouse gases such as carbon dioxide and increase the oxygen in the air. और पेड़ पौधे जो है वो हमें पोल्यूशन रिड्यूस करने को भी हेल्प करते हैं। एयर पोल्यूशन जो होता है वो, है ना, उसको कम करने के लिए भी हेल्प करते हैं। और जो गैसेस भी है
जितने भी गैसेस है उनको भी वो मतलब उनको भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधों को इम्पोर्टेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है? हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, है ना। तो वो उनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए वो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ट्रीज इन दी फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन चेकिंग सॉइल इरोजन स्पेशली अलोंग स्लोप्स। और ट्रीज जो है जंगलों में ट्रीज को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर सॉइल इरोजन नहीं होता है और रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं अंदर में, है ना। और इसकी वजह से वो मिट्टी भी जो है वो टिकी रहती है, उसका भी सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। Forest check floods as they arrest the surface runoff. Roots of trees allow to surface runoff to penetrate into the ground and thus recharge the groundwater resources. जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी वजह से फ्लड्स भी नहीं होते हैं, मतलब पूर वगैरह नहीं आते पानी से। जो मिट्टी जो है वो बहती भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और जो रूट्स है वो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी में पकड़ के रहते हैं, उसकी वजह से वो मिट्टी को ग्राउंड को रन ऑफ नहीं होने देते हैं। ट्रीज जनरली इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली हेल्प रेनफॉल। और जो ट्रीज है वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जैसे वो रेनफॉल मतलब बारिश होने के लिए भी वो हेल्प करते हैं। We obtain a variety of major and minor products from forests such as timber, resins, gums, herbs, medicinal plants, lac, flowers, leaves and tubers। और अलग अलग जो टाइप के प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं पेड़ पौधों से, है ना। जैसे टिम्बर हो गया, टिम्बर का जो पेड़ होता है उससे हमें टिम्बर मिलता है। गम्स मिलते हैं, गम्स का भी एक प्लांट होता है जिसमें हमें फेविकॉल जो गम है वो भी हमें उससे मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स है ना, जो औषधि वगैरह बनाने के लिए हमें यूज होता है, औषधि में वो डालते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स भी मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, ट्यूबर्स मिलते हैं। When trees are planted on land has been rained by fault management, they help reclaim the land। और जब ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाते हैं जमीन के ऊपर, तो उसके वजह से जो भी मैनेजमेंट है वो भी उसका मतलब नाश नहीं होता है, ठीक है। और वो हमें जमीन को रिक्लेम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। Our forest resources face a number of threats. First is through the practice of deforestation, much of the forest land has been converted into farmland in order to provide food for the rapidly increasing population। ठीक है, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधों को काटना, है ना, उसको वनों का नाश करना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो मतलब उसको सेव किया जाता है। और फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है फिर वो पेड़ पौधों को काट के कैसे, वो जो फॉरेस्ट जो जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के फिर वो फार्म लैंड के लिए यूज़ की जाती है, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसमें फिर खाना वगैरह प्रोवाइड, उसमें से फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है ये सब? क्योंकि अब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ती जा रही है और खाने की कमी होती जा रही है। उसकी वजह से लोग जो है वो इस रीजन से पेड़ पौधे काटते हैं। Millions of acres of forest are destroyed by forest fires, many of which occur due to human carelessness। और कई ऐसे मिलियन ऐसे एकड़ जो जंगलों का जो जमीन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि ह्यूमन की केयरलेस की वजह से, है ना। क्योंकि केयरलेस बहुत करते हैं ह्यूमंस, और पेड़ पौधों को काटना, जमीन की केयर नहीं करना, है ना। तो ये सारी वजह से कई एकड़ के फॉरेस्ट जो है वो आज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। Requirement of timber and wood has also led to wanton destruction and depletion of forest resources।
और जैसे टिम्बर के पेड़ के जो लकड़ियाँ होती है, वुड्स होते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना। किसी भी कोई भी फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है टिम्बर का। तो उस इसलिए भी लोग जो है वो उन पेड़ों को काटते हैं और उनको जाके बेचते हैं। बेचने के लिए भी वो पैसा इनकम कमाने के लिए वो पेड़ पौधों को काट के उनको बेचते हैं। उसकी वजह से भी फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही मतलब काटने में जा रहे हैं, उसके वजह से जंगलों का नाश हो रहा है। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स हैज कट डाउन न्यू ग्रोथ बाय कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग्स। और जब ओवरग्रेजिंग होती है एनिमल्स के थ्रू, जब जब एनिमल्स जो है वो पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना, और तो खाते वक्त जो उन पेड़ पौधों के जो भी कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो वापस से वहाँ उधर गिरते हैं। उसके वजह से फिर वो डबल उसकी ग्रो होती है, नए पेड़ वहाँ से ग्रो होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू रिसॉल्व द क्राइसिस। हम ये जो प्रॉब्लम जो भी हो रहे हैं पेड़ पौधों को, कैसे हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। वी मस्ट क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑन द नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट थ्रू वेल प्लान्ड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। साइंटिफिक लोगों ने बताया है कि जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लोगों में जागृति फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को मतलब ऐसे पब्लिक अवेयरनेस हमें करनी चाहिए कि फॉरेस्ट को किस तरह से हमें कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की हमें कितनी ज़रूरत है, ये लोगों तक हमें पता मतलब ये बताना चाहिए लोगों तक, ये उसकी ज़रूरत हमें पहुंचानी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स हमें उसको प्लान करने चाहिए। Measures should be taken to reduce the number of forest fires. Burned over areas should be replanted as soon as possible and people must become more vigilant. कभी कभी कुछ मतलब ऐसे जगह पे जैसे फॉरेस्ट जो है वो फायर मतलब आग लगाई जाती है ना, पूरे फॉरेस्ट में मतलब इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं कि उसको काटना ही नहीं होता है। तो कभी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आग लगा देते हैं, आग से वो पूरे पेड़ पौधों को नाश कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह से वो जमीन का भी नाश होता है क्योंकि जो सॉइल होती है, जो भी लैंड है, आग की वजह से वो भी खराब हो जाती है, वो भी इनफर्टाइल हो जाती है। Afforestation and reforestation programs must be undertaken widely. We need to replant vast acres of land with forest whenever cutting is required to ensure their future supplies. और जो अफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन की जो कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लेने चाहिए, ठीक है, मतलब लोगों तक वो पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें पेड़ पौधों को रिफोरेस्टेशन करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, और किस तरह से उस एरिया में रिप्लांटेशन हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। Demarcating reserved and protected forest where no encroachment is allowed will also stop deforestation. और जैसे पेड़ों को कटिंग करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, और डिमार्केटिंग रिजर्व करना, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब ऐसे हम लोगों तक फैलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं स्टॉप होगा, है ना। फॉरेस्ट को कट करना ये कहीं ना कहीं बंद होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जंगली जानवरों को कंजर्व करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। In nature, there exists a delicate balance between plants and the wildlife. This balance must not be disrupted, as it could lead to not just the extinction of a species but also harm the environment. अपने नेचर में कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अपने नेचर को बैलेंस रखती है, क्योंकि दोनों भी हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है, अगर भंग हो गया, अगर ये टूट गया तो क्या हो जाएगा, अपने जो नेचर है, अपना जो इन्वायरमेंट है, इस पर बहुत बड़ा हार्म होगा, इसको बहुत बड़ा मतलब नाश होगा, अपने इसमें इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा उसका। Wildlife, birds and fish are not only important for our physical health but they also stimulate our mental health and beautify nature. जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिर फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो अपने मेंटल हेल्थ और नेचर की ब्यूटीफाई मतलब नेचर को ब्यूटीफुल रखने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। Certain forms of wildlife such as fish provide us with food.
और जो कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ जो होते हैं जैसे फिश हो गया, वो मतलब वो हमें क्या देती है, खाना भी वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के थ्रेट्स कैसे हम करेंगे। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज लेड टू अ श्रिंकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड cause the extinction and endangerment of many flora and fauna species। जो मतलब कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो जहाँ पे अगर जंगली जानवर ना हो, मतलब जंगलों में अगर जानवर ना हो तो वो जानवर क्या है, उस जंगल के एक श्रिंकिंग की तरह है, मतलब एक हास्य, एक स्मित हास्य की तरह है ना। अगर बहुत घना जंगल है, वो उसमें कोई जानवर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे सुना मतलब हो जाता है ना। तो इसलिए वो जानवर जो है वो जंगलों की क्या है, एक रौनक है। तो इसलिए हमें जो भी पशु होते हैं उनको हमें बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। wanton hunting, poaching for profit, reckless hunting for sports, overfishing, pollution due to the flow of poisonous chemicals and pesticides into the world are some of the serious threats faced by the wildlife today। मतलब आजकल जंगली जानवरों की हंटिंग भी की जाती है ना। हंटिंग करके जानवरों को मार दिया जाता है, उससे भी जंगली जानवरों की संख्या कम होती है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट के लिए उनको, मतलब जैसे जंगली जानवरों को हंट करके उनके कोई बॉडी पार्ट्स बेचते हैं, चमड़ी बेचते हैं, या फिर जैसे हाथी के दांत जो है, दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है उनके, क्योंकि दांती के हाथ जो है वो बहुत महंगे होते हैं, उसको बेच के वो कितना मतलब पैसा कमाते हैं, है ना। तो इस सारी चीज़ों के लिए जानवरों की शिकार की जाती है। और स्पोर्ट्स के लिए भी क्या की जाती है, फिशिंग किए जाते हैं, उसकी वजह से फिश को भी मारा जाता है ना। और इसके मतलब जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है, उसकी वजह से पॉइजनियस होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर कुछ पेस्टिसाइड जो है वो नदी में, पानी में मिल जाते हैं, है ना। तो उसके वजह से भी कुछ फिश जो है वो पानी के अंदर ही मर जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत जो वाइल्ड लाइफ है वो आज बहुत ही खतरे में और बहुत ही उसकी कमी होती जा रही है। हाउ टू रिसॉल्व द क्राइसिस, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिसॉल्व करें। वी मस्ट टेक द मीनिंग्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हमें सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम करना है या फिर बंद करना है, मतलब पेड़ पौधों को काटना सबसे पहले हमें बंद करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अ वर्ल्ड वाइड बैन ऑन द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। और जो भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में आते हैं उन पे हमें बैन लगाना होगा। मतलब क्योंकि एनिमल्स को मार के उनके बॉडी पार्ट से वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। अगर वो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे तो एनिमल्स को क्यों मारा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमें वो प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना पड़ेगा, ताकि वो प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे तो एनिमल्स को भी शिकार करना वो भी बंद हो जाएगा। रेकलेस हंटिंग फॉर स्पोर्ट मस्ट बी चेक्ड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ लॉज। और हंटिंग के लिए मतलब स्पोर्ट्स के लिए लोग हंटिंग करते हैं तो वो उस पर भी हमें लॉ के अनुसार, कानून के कायदे में उसको भी हमें बंद करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर हंटिंग जो है वो बंद हो जाएगी। It is essential to ensure control over pollution emanating from sewage industries and shipping vessels to preserve marine life। और हमें ये सबसे इसेंशियल है, सबसे ज़रूरी है कि पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। उसके लिए हमें जो सेवेज या फिर जो गटार या फिर जो भी मतलब गंदगी जैसे आती है, जैसे इंडस्ट्री का जो पानी होता है कि उसमें बहुत से केमिकल वगैरह होते हैं, शिपिंग जो होती है पानी नदी में, समुद्र में, तो उसकी वजह से भी जो पानी के अंदर के जो भी जानवर होते हैं उनको बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसको पहले हमें कम करना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF is engaged in increasing public awareness about the need for conservation of wildlife and their habitats। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है WWF। तो वो पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने की, अवेयरनेस बढ़ाने का काम वो करती है। तो उनको ये काम करना ज़रूरी है कि वो किस तरह से मतलब जंगली जानवरों को कंजर्व करे, कितना ज़रूरी है ना, कंजर्व करना। ये बातचीत उन्होंने लोगों से करनी चाहिए और लोगों में वो जागृति निर्माण करनी चाहिए। It is actively working with governments the world over for
over to formulate laws and regulations to protect wildlife. और गवर्नमेंट ने भी इस पर काम करना चाहिए और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करना और उसको मतलब किस प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये लॉ में उनको लॉ रेगुलेशन में उनको ऐड करना चाहिए. होपफुली through all these efforts we will be able to build a future when people will live in harmony with nature. और हमें जो भी हमें एफर्ट्स लगते हैं लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए और फ्यूचर में फिर ये सारी चीज़ें उनके काम में आनी चाहिए, है ना. इसके लिए हमें सब सारे जो जितना भी हमसे मतलब बन सकता है हमें वो करना चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन सिनेरियो. इंडिया विथ इट्स वेराइड रिलीफ एंड क्लाइमेट हैज़ गुड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अपने इंडिया में ऐसे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स चेंजेस होते हैं और अलग अलग तरीके के गुड ऐसे जंगल भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं. अनफॉर्चुनेटली with a population of over a billion people, the pressure of land is so great that much of our original forest cover has been removed. लेकिन अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन के इतने बढ़ने की वजह से ऐसे बिलियन पीपल्स जो ऐसे बढ़ रहे हैं तो उसके वजह से लैंड पे इतना प्रेशर पड़ चुका है और उन लोगों को रहने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट के जंगलों को खत्म करके वहाँ पे वो अपने लिए जगह बनाते हैं. तो इसकी वजह से जंगलों का नाश हो रहा है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया टुडे. अपने इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स भी आज गवर्नमेंट के अंडर में लिए जा रहे हैं. इंडिया ऑल्सो हैज अ रिच वाइल्ड लाइफ बेस दैट इज विटल टू मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. और अपने इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ के बेस पे ऐसे कुछ उनको किस तरह से हमें मेंटेन करना है, किस तरह से उनको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, ये सारे जो चीज़ों की जानकारी है वो प्रोवाइड की जा रही है. दो रैपिडली डिवाइडिंग इन नंबर एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाइस एंड अदर्स इनहेबिट डिफरेंट फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स. और अपने जंगलों में जैसे हाथी हो गए, एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, लायंस और टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाय, ये सारे जो एनिमल्स है वो डिफरेंट फॉरेस्ट में वो हमें देखने को मिलते हैं. बर्ड्स में कौन कौन से, पीकॉक, गीज, पिजन्स, डॉग्स, हेरोन्स, क्रेन्स, आउल्स, ऐसे कई अदर टाइप के जो एनिमल्स है वो बर्ड्स जो है वो हमें अलग अलग कलर में अलग अलग फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. इंडिया हैज ओवर 1500 स्पाइसीज ऑफ फिश इन इट्स रिवर एंड कोस्टल वाटर्स. अपने इंडिया में से 1500 तरीके के अलग अलग फिशेस जो है वो हमें नदी में और कोस्टल वाटर्स में देखने को मिलते हैं. Many species are nearing extinction because of deforestation, destruction of their habitat and indiscriminate hunting. कई प्रकार के जो फिशेस है वो हमें मतलब बहुत से कम हो चुके हैं क्योंकि डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का नाश और डिस्ट्रक्शन मतलब जैसे हंटिंग वगैरह करना, फिश का हंटिंग करना, एनिमल के उसकी वजह से कई ऐसे तरीके के बर्ड्स एनिमल्स हमें मतलब देखने को नहीं मिलते, मतलब बहुत कम हो चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को किस तरह से हमें फेस करना होता है, इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं. Some areas have been demarcated as zones for undisturbed wildlife for the benefit and enjoyment of future generation. अपने फ्यूचर जनरेशन के इंजॉयमेंट के लिए और उनके बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए हमें वाइल्ड लाइफ को आज उनको हमें सेव करके रखना चाहिए. दीज एरियाज आर कॉल्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. उनको सेव करने के लिए उनको सेव करने के लिए हमें कुछ उसको रिजर्वेशन भी मतलब जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए हैं ना, नेशनल पार्क में जानवरों को सही तरीके से उनको रखा जाता है, उनको बचाया जाता है और जो पेड़ पौधों को भी वहाँ पे बचाया जाता है. तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट जो है वो बहुत ही प्रिजर्व रखते हैं वो लोग. बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. और बायोस्फीयर के लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्व करना, दोनों को बचाना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट दिस रिजर्व्स अश्योर द सर्वाइवल ऑफ सीवियर species that are on the verge of extinction. Such multi-purposes protected areas conserve biodiversity in natural ecosystem.
और जो ऐसे मतलब रिजर्व एरिया जो होता है जहाँ पे एनिमल्स रिजर्व होते हैं, प्लांट्स ट्रीज रिजर्व होते हैं, है ना, तो ऐसे जगह पे मतलब वो क्यों ऐसे रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उनको मल्टीपल तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। अगर उसको ऐसे खुले छोड़ देते तो कोई भी आके काट के, तोड़ के, शिकार करके, जानवरों की शिकार करके वो लेके जा सकते हैं ना। तो इसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनको रिजर्व करके रखा जाता है। About 49 tiger reserve have been set up in various forests across the country. अपने कंट्री में टोटल 49 ऐसे टाइगर रिजर्व्स के है, ऐसे एरिया है अपनी कंट्री में टोटल। और प्रोजेक्ट राइनो इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आसाम। आसाम में प्रोजेक्ट राइनो नाम का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे लोगों ने बनाया, जो मतलब राइनोसोर्स जो होते हैं उनको सेव करने के लिए। 12 biosphere reserves are being established to cover varied climate and vegetation zones. और ऐसे 12 तरीके के बायोस्फीयर रिजर्व्स है जहाँ पे कई अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग वेजिटेशन के जोन वहाँ पे बनाए गए हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर बीइंग कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द WWF दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1969। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए लोगों में जागृति फैलाने का जो अभियान है उसको आज WWF के हेल्प से वो काम किया जा रहा है अपने इंडिया में। 1969 से ये काम चल रहा है। These measures are positive steps towards conserving our body diversity and restoring the ecological balance. और इसकी वजह से मतलब उनके थ्रू हमें लोगों तक हम ये जागृति पहुंचा रहे हैं कि हमें पेड़ पौधों को और एनिमल्स को किस तरह से कंजर्व करना है और बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हमें बचाना है और इकोलॉजिकल बैलेंस हमें बना के रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आज के इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।